जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भू संसाधन। भू संसाधन वाले अध्याय में अब तक आप भू उपयोग का वर्गीकरण जान चुके हो, भू उपयोग परिवर्तन के कारकों को जान चुके हो और भू उपयोग में जो परिवर्तन यानी कमी या जो वृद्धि हुई उनके बारे में आप जान चुके हो। उनकी कमी और वृद्धि होने के कारणों को भी आप जान चुके हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी कड़ी में भू संसाधन का अपना अंतिम टॉपिक और वो है सकल कृषि योग्य भूमि। इसके आधार पर कुछ तथ्यों की जानकारी लेंगे, साथ में हम साझा संपत्ति संसाधन और भारत में कृषि भू उपयोग जो अपना यही मूल टॉपिक है और कृषि का क्या महत्व है किसानों के लिए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। टॉपिक को शुरू करें उससे पहले कुछ बच्चों की जिज्ञासा थी कि सर बंजर और व्यर्थ भूमि का अनुपात है, परसेंटेज है, वो कम हो रहा है। तो क्या इसके कम होने का कारण क्या सर? जब आपने परिभाषा बताई तब ये कहा भी बंजर और व्यर्थ भूमि को टेक्नोलॉजी से चेंज वो नहीं किया जा सकता। तो फिर यहां अब कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली गई? जब टेक्नोलॉजी से चेंज ही नहीं हो सकता तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब हम परिभाषा समझ रहे थे, जहां हमने कहा बंजर और व्यर्थ भूमि क्या होती है, वहां हमने कहा भी इसे तकनीक से चेंज नहीं किया जा सकता। वो तकनीक का मतलब वहां पर है प्रचलित तकनीक, यानी वो पारंपरिक कोई जो तरीका है अपना, उससे इसमें चेंज नहीं लाया जा सकता। और अब अगर हम कहते हैं भी तकनीक की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से बंजर और व्यर्थ भूमि के अनुपात में प्रतिशत में कमी आ रही है, तो इसका मतलब है आज की आधुनिक तकनीक, लेटेस्ट एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है, उनका इस्तेमाल करके हम इसके प्रतिशत को कम करने में कामयाब हो पा रहे हैं, जिस पर कृषि या गैर कृषि कार्य है वो अब किए जा रहे हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप जानते हैं, जानिएगा सकल कृषि योग्य भूमि। सकल यानी ग्रोस यानी समस्त, यानी सारी कृषि योग्य भूमि कौन कौन सी है? ध्यान दीजिए, वन है, यहां पर खेती नहीं होती। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यहां खेती नहीं है। बंजर और व्यर्थ भूमि है, यहां खेती नहीं है। स्थायी चारागाह, यहां पर खेती नहीं हो रही। फसल वृक्षों के अधीन जो झाड़ियां बगीचे लगाए जाते हैं उनको भी खेती में शामिल नहीं किया जाता। तो इसका मतलब अब देखिएगा 6 नंबर, 7, 8 और 9, ये जो 4 पॉइंट है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, पुरातन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, निवल यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये चारों बिंदुओं को शामिल कर लिया जाता है, तब इसको कहा जाता है सकल कृषि योग्य भूमि, यानी समस्त कृषि योग्य भूमि, जहां या तो खेती होती है या होने की संभावना रहती है, वो सारी इसके अंदर आती है। तो अब आप समझ गए भी इन 4 बिंदुओं की अभी हम बात कर रहे हैं। इन चारों बिंदुओं का अगर हम रेशो निकालें 1950-51 का, इन चारों को आंकड़ों को अगर हम जोड़ें, जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है अपना, वो आता है 1950-51 में 59.5%। वहीं 2014-15 में ये रेशो बनता है 58%। अर्थात सकल कृषि योग्य भूमि का 1950-51 में रेशो है वो 59.5% है और 2014-15 में 58% है। तो आप यहां क्या देख पा रहे हो भी समय के साथ जो सकल कृषि योग्य भूमि या पिछले जो वर्ष हैं उनके अंदर इसकी जो अनुपात के अंदर कमी आ रही है। अगर हम यहां देखें भी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कम हो रही है, जब कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कम हो रही है तो हमें यह होना चाहिए भी सकल कृषि योग्य भूमि है उसकी मात्रा है जो अनुपात है वो बढ़ जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कृषि भूमि का जो प्रतिशत है वो यहां पर कम प्रदर्शित है, वो हो रहा है। अब एक चीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भारत के अंदर जो निवल बोया गया क्षेत्र है, नेट शोन जो एरिया है,
उसकी बढ़ोतरी की संभावनाएं बहुत ही सीमित है। नीवल बोया गया क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी की संभावना इंडिया में बहुत ही कम है। तो इसका मतलब हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास खेती के लिए जो भूमि है वो सीमित भूमि है, एक लिमिट में है। तो इस सीमित भूमि से हम हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि है वो फिर कैसे करें? तो सीमित भूमि से कुल उत्पाद में वृद्धि करने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए? हमें अपनाना होगा भूमि बचत प्रौद्योगिकी, भूमि बचत टेक्नोलॉजी, तकनीक को इस्तेमाल करना होगा। इसे हमें विकसित करना होगा। भूमि बचत तकनीक को विकसित करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना। अब आप ये सोचेंगे भी ये उत्पादकता बढ़ाना ये क्या चीज है? इसका मतलब है प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष के उत्पादन को बढ़ाना। अर्थात मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो उस 1 बीघा जमीन के अंदर फसल के अंदर प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाएं? इसके लिए हमें तकनीक को यूज करना होगा। हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधुनिक सिंचाई की तकनीकों को काम में ले सकते हैं। तो उसके आधार पर हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा भूमि बचत तकनीक का उपाय हो सकता है, वो क्या है? वो है कृषि गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी जिसको कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है भी कृषि गहनता किसे कहते हैं। तो जानिएगा, एक कृषि वर्ष के अंदर यानी एक साल में एक ही खेत में कई फसलों को बोकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना वही कहलाता है कृषि गहनता। इंग्लिश में जिसे कहते हैं क्रॉप इंटेंसिटी कहा जाता है। समझ में आ गई आपको बात? कृषि गहनता यानी एक साल के अंदर उस एक ही खेत में अलग अलग फसलें बोकर हमारे उत्पादन को बढ़ाना वो कहलाता है कृषि गहनता या शस्य गहनता भी जिसको कहा जाता है। कृषि गहनता को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है भी कृषि गहनता ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो इसका फॉर्मूला है ऊपर सकल बोया गया क्षेत्र बटा में नीवल यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा में 100। कैसे निकाली जाती है कृषि गहनता? गौर कीजिएगा, सकल कृषि योग्य भूमि का जो मान होता है उसको ऊपर रखना है और नेट बोए गए क्षेत्र के मान को नीचे रखना होता है और गुणा में 100 कर दिया जाता है। तो हमें प्राप्त हो जाती है कृषि गहनता की जो मात्रा। हम एक उदाहरण लेकर आपको समझा दूं, एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इस पर आधारित कोई सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है आप बच्चों की जिज्ञासा हो भी कृषि गहनता इस फॉर्मूले से कैसे निकाली जाती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। भारत लेवल पर या राज्य लेवल पर तो हमारे पास आंकड़े होंगे, ये प्रतिशत में है। इसी प्रकार हेक्टेयर के अंदर हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं, तो उन क्षेत्रफल हेक्टेयर के आधार पर हम इसको निकाल लेते हैं। पर मैं एक छोटा सा उदाहरण एक किसान के हिसाब से समझा देता हूं ताकि आपको इसको निकालने का तरीका समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, सकल बोया गया क्षेत्र ऊपर आएगा बटा में नीवल बोया गया क्षेत्र और गुणा में 100 आएगा। अब समझिए, कोई किसान है, एक किसान है और उस किसान के पास 10 हेक्टेयर भूमि है। एक किसान है और उस किसान के पास 10 हेक्टेयर भूमि है। एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा के आसपास होते हैं। एक हेक्टेयर मतलब 4 बीघा। तो एक किसान है, उसके पास 10 हेक्टेयर भूमि है, वो खेती के लिए उपलब्ध है। तो जो उपलब्ध है वो हमारा क्या कहलाएगा? नीवल बोया गया क्षेत्र, यानी ये हो गया आपका नेट सोवन एरिया हो गया 10 हेक्टेयर। अब इस 10 हेक्टेयर में वो एक फसल, तो जैसे सपोज कर ले हमने उसने चावल बो दिया या कपास बो दिया, 10 के 10 बीघा जो हेक्टेयर है उसके ऊपर 10 हेक्टेयर जमीन के ऊपर उसने पहले चावल बो लिए।
उसके बाद इसने यहां पर उस 10 हेक्टेयर भूमि के अंदर उसमें 8 हेक्टेयर के ऊपर गेहूं बीज दिया, बाद में अगली फसल के रूप में। और उसके बाद आगे जाकर उसने यहां पर सब्जियां बो दी, जैसे 4 हेक्टेयर पर उसने सब्जी बो दी। ये 1 साल का काम हो गया। एक किसान है, उसके पास 10 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपलब्ध है। जो उपलब्ध है वो कहलाता है नीवल बोया गया क्षेत्र। फिर उस 10 हेक्टेयर में से पहली फसल चावल की ली या कपास, कोई भी मान ले आप, 10 की 10 बीघा के ऊपर उसने प्रोडक्शन लिया। अगली फसल के रूप में उसने 8 हेक्टेयर के ऊपर खेती की। अगली जो बीच में हमें जायद की जो फसल आ जाती है सब्जियां, तो वहां पर उसने 4 हेक्टेयर के ऊपर सब्जियां प्राप्त कर ली। अब आप जोड़िए, इन तीनों का योग क्या हुआ, 10, 8 और 4, ये हो गए 22। तो इसका मतलब जमीन तो उसके पास 10 हेक्टेयर थी, लेकिन सकल कृषि योग्य भूमि उसकी कितनी होगी, 22 हेक्टेयर होगी। 22 हेक्टेयर यानी एक वर्ष के दौरान उसने कितने एरिया में क्या जो प्रोडक्शन है वो लिया, उन सब का योग वो होता है सकल कृषि योग्य भूमि, ग्रोस। तो ये 22 हो गया उसका ग्रोस। तो अब आपके पास फॉर्मूला है, सकल बोया गया क्षेत्र ऊपर और नेट नीचे, तो अर्थात 22 बटा में 10 गुणा में 100, 10 से कट गया, 10 10 100, और 10 को 22 से गुणा किया, 220%। तो उस जमीन की कृषि गहनता, फसल गहनता, शस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी कितनी प्राप्त हो गई, 220% प्राप्त हो गई। तो इस 220% को देखते ही पता चल जाएगा भी खूब प्रोडक्शन वहां पर है, वो लिया जा रहा है। 100 का 100 आ रहा है, तो इसका मतलब भैया नाका ही लग रहा है। 100 से जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पर उतनी ही ज्यादा फसल ली जा रही है, अर्थात वहां पर उतना ही प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है। तो 220% आ गया। उम्मीद करूं आप समझ गए होंगे एक उदाहरण के माध्यम से भी किसी फसल की या जो गहनता है, कृषि गहनता है, वो किस प्रकार निकाली जाती है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, सकल बोया गया क्षेत्र बटा में निवल बोया गया क्षेत्र गुणा में 100। तो भूमि बचत प्रौद्योगिकी के 2 तरीके हैं, उत्पादकता को बढ़ा दें और दूसरा हम कृषि गहनता को अपना लें। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है भी इस कृषि गहनता को अपनाने से क्या फायदा मिलता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो देखिएगा, इसे हम अपनाएंगे तो हमारी जो सीमित भूमि है, एक फिक्स जमीन थी हमारे पास, सीमित भूमि से भी उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो कृषि गहनता से सीमित भूमि से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, जब प्रोडक्शन आप ज्यादा लेना चाहोगे, फसल ज्यादा बोओगे, तो आपको काम करने के लिए मजदूरों की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, श्रमिकों की मांग बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है, लोग काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अर्थात जो बेरोजगार लोग हैं वो कृषि गहनता से आसानी से रोजगार को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये दूसरा महत्व है भी, श्रमिकों की मांग बढ़ती है शस्य गहनता से, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार है वो बढ़ता है। तो अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो आप अच्छे से समझते हो भी भारत के अंदर कृषि के लिए भूमि की तो कमी है, लेकिन श्रमिकों की संख्या थोक में है। तो कम भूमि है लेकिन श्रम की अधिकता होने के कारण भारत के अंदर कृषि गहनता है वो एक लाभ का सौदा है। तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और बेरोजगार जो लोग हैं गांव के, उनको रोजगार भी प्राप्त होगा। तो ये कृषि गहनता का इंपॉर्टेंस हो गया, उसका लाभ हो गया, उसका फायदा हो गया। तो बहुत प्यारा प्रश्न बनेगा बोर्ड परीक्षा में, कृषि गहनता किसे कहते हैं। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलों को बोकर प्रोडक्शन बढ़ाना कृषि गहनता कहलाता है। फॉर्मूला और कृषि गहनता के लाभ क्या हैं, ये अच्छा प्रश्न है। और भूमि बचत प्रौद्योगिकी 2 है, कृषि गहनता और उत्पादकता का बढ़ाना। तो इन आंकड़ों से तो हमने ये जाना भी सकल कृषि योग्य भूमि क्या है, निवल बोया गया क्षेत्र क्या है, और इनसे कृषि गहनता है वो किस प्रकार निर्धारित है वो की जाती है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नोट्स
फॉर्म में आप उतार लीजिए, अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अपने भूमि संसाधन पर। स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर ये दो प्रकार के हैं, एक है निजी संपत्ति और दूसरा है साझा संपत्ति। निजी संपत्ति यानी किसी व्यक्ति विशेष का उस पर अपना अधिकार होता है। दूसरी बात जो मेन अपना टॉपिक है वो है साझा संपत्ति संसाधन। आपको इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए भी किसे कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। तो वह भूमि जो सामुदायिक उपयोग के लिए हो और उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण हो। तो सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों का स्वामित्व है वो इस साझा संपत्ति के ऊपर होता है, यानी सभी का अधिकार है, सब समाज के सब लोगों का अधिकार है। अब इसका फायदा क्या मिलता है? इस प्रकार की भूमि जहां होती है वो साझा संपत्ति जो संसाधन है, वहां से पशुओं के लिए चारा मिलता है और घरेलू उपयोग के लिए ईंधन और लकड़ी है वो प्राप्त होती है। वन उत्पाद जैसे फल, रेशे ये हमें वहां से प्राप्त होते हैं। औषधीय पौधे हैं, इनको प्राप्त किया जा सकता है वहां पर। और जो किसान भूमिहीन हैं, यानी बहुत कम जमीन है या बिल्कुल भी जमीन नहीं है, भूमिहीन छोटे किसान और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, वो इसी साझा संपत्ति भूमि के ऊपर पशुपालन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। थोड़े बहुत पशु रखते हैं जीवन यापन के लिए और उनकी चराई है वो इसी साझा संपत्ति जो संसाधन जो जमीन होती है उसके ऊपर कर लेते हैं। ग्रामीण जो महिलाएं हैं या जो गरीब महिलाएं हैं वो ईंधन और चारा है वो इसी प्रकार की भूमि जो होती है वहां से प्राप्त करते हैं। तो आप यहां कुछ समझ पा रहे होंगे भी सामुदायिक उपयोग के लिए राज्यों के स्वामित्व वाली जो भूमि है वो साझा संपत्ति भूमि, इससे हमें क्या क्या फायदा, क्या इसकी उपयोगिता है उसकी बात करें। और इस साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है ये भी, साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके उपयोग पर सभी का समान अधिकार है, इसलिए इसे सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक यानी समाज के सब लोगों का, वर्गों का उसके ऊपर अधिकार है। जैसे सामुदायिक वन हो गए, अपने चरागाह भूमि हो गई, ग्रामीण जलीय क्षेत्र, जोहड़, तालाब वो हो गए। और मैं बताना चाहूं राजस्थान के अंदर इसी साझा संपत्ति संसाधन को गांवों के अंदर शामलात कहा जाता है। शामलात राजस्थान में, और वैसे छोटे से ही हम इसको तय बोलते रहे हैं, शामलाट भूमि की बात करते हैं। तो राजस्थान के गांव में आज भी इस साझा संपत्ति भूमि को है वो शामलात कहा जाता है। तो इसके उपयोग पर सभी का बराबर अधिकार होता है और इसका उपयोग है वो एक परिवार से बड़ी इकाई द्वारा किया जाता है। उपयोग है वो एक परिवार नहीं, क्योंकि निजी नहीं है ये, एक परिवार से अधिक लोग यानी या यूं कहते भी पूरा गांव है वो इसका इस्तेमाल है कर सकता है। और गांव की ही जिम्मेदारी है उसके प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, वही उनकी सार संभाल करेगा। अब गांव की बात आ गई तो सीधी सी बात है अपना ग्राम पंचायत। तो जो सरकारी भूमि है फिर गांव में ग्राम पंचायत का उसके ऊपर अधिकार आ जाता है। ग्राम पंचायत यानी गांव में जिसे शामलात कहते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए नरेगा के तहत बहुत से कार्य है वो वहां पर उस प्रकार की भूमि पर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न 2 नंबर के अंदर आ सकता है। साझा संपत्ति भूमि संसाधन किसे कहते हैं, उसकी उपयोगिता बताइए, या साझा संपत्ति को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन है वो क्यों कहा जाता है, उसके उदाहरण हैं उसकी बात करें। तो बहुत ही अच्छा और सिंपल सा, कोई ज़्यादा कोई जटिल बात नहीं है। चलिए भूमि संसाधन का अपना अंतिम टॉपिक है, उस पर भी बात कर लें। अब भी कृषक यानी किसानों के लिए इस भू संसाधन के महत्व के कारण बताइए, कि वो बातें बताइए जो कि किसान के लिए इस जमीन का महत्व दर्शाती है। भी किसान के लिए ये जमीन कैसे इंपॉर्टेंस अपना रखती है।
तो 3 महत्वपूर्ण कारण है, उसके ऊपर हम बात करें। और आप सीधी सी बात है, भू संसाधन का महत्व जो जमीन की बात है तो वो उन लोगों के लिए ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंस रखती है जिनका जीवन यापन किससे चलता है, एग्रीकल्चर से चलता है। तो 3 महत्वपूर्ण कारणों की बात करें तो समझिए, कृषि जो एग्रीकल्चर है वो पूर्णतः भूमि पर आधारित है, खेती जमीन पर होती है। और जबकि अपने द्वितीयक है, तृतीयक जो एक्टिविटीज होती है उनकी अपेक्षा भूमि का कृषि में महत्व अधिक है। खेती जमीन पर होती है, जबकि द्वितीयक तृतीयक कार्य है उनका डायरेक्ट संबंध जमीन से नहीं। जमीन के ऊपर फैक्ट्री लगा सकते हैं, जमीन चाहिए वहां की कैसी है, क्या फर्क पड़ेगा। तो ज्यादा जो रोल है वो जमीन का कृषि के लिए ही रहता है, इंपॉर्टेंस है वो जमीन किस प्रकार की है, ये खेती पर इस चीज का बहुत है वो महत्वपूर्ण रोल है वो होता है। दूसरे बिंदु में आप देखेंगे इस चीज को। और एक चीज और है भी, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी के पास जमीन है या नहीं है ये उसकी अमीरी और गरीबी का सूचक भी है। गांव में जिसके पास अच्छी खासी जमीन है, हम बड़ा लोग अमीर हो गए, जिसके पास नहीं है वो गरीब आ गए। तो यही घूम फिर के बातें चल रही है भी, कृषि पूर्णतः भूमि पर आधारित होती है। और फिर आप ये बता सकते हो ग्रामीण क्षेत्र वाली बात। फिर आती है क्या, भूमि की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती है। जहां की जमीन जितनी अच्छी उपजाऊ होगी वहां पर जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगा। जबकि द्वितीयक तृतीयक क्रियाओं के लिए तो ये जरूरी नहीं है भी भूमि उपजाऊ हो, लेकिन खेती के लिए तो जरूरी है भी भूमि उपजाऊ होनी ही चाहिए। इस प्रकार आप अपनी भाषा में भी, सरल भाषा में भी इसका आंसर है वो दे सकते हैं। और अगला तीसरे कारण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व है वो आर्थिक संपन्नता और सामाजिक समृद्धि का सूचक है। गांव के अंदर जमीन है आपके पास तो यानी आर्थिक रूप से वही अमीर वाली बात आ गई, आप अमीर हो गए। और समाज में अपने आप ही लोग रुतबा बढ़ा देते हैं भी भाई बड़ा आदमी है, और इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और जरूरत पड़ने पर अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कोई ऐसा घर में बीमारी या कोई एक्सीडेंटली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर लोगों के लिए ज़मीन एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। या तो किसी को बेचान करके पैसे प्राप्त करके उस विपदा से बचा जा सकता है, तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप देख पा रहे हो भी ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व आर्थिक संपन्नता और सामाजिक समृद्धि का सूचक है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, इससे प्राकृतिक आपदा और निजी कोई विपत्ति आती है तो उससे सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। भी जमीन है तो भाई कर लेंगे, जैसे होता है ना गांव में सोना है, सोना क्या करना है, सोना इकट्ठे करने की जरूर आदत होती है, कहाँ काम आता है। लेकिन नहीं भाई, कोई मजबूरी हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कोई अड़ी हो जाए तो काम आवे। पता नहीं वो किस प्रकार की अड़ी है, क्या है, और मोह बढ़ता ही जा रहा है। भारत सोने की चिड़िया सुनते रहे हैं। चलिएगा, ये तो था अपना 5वां चैप्टर आपकी भूगोल का, भू संसाधन, और उसमें एग्रीकल्चर 2 टॉपिक थे। भू संसाधन आज अपना पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियर हो गई है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बुक भी साथ में ज़रूर पढ़िएगा, चैप्टर रीड करते रहें साथ में। और अब अगले वीडियो क्लास में हम भारत के एग्रीकल्चर को लेकर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।